मिडिल ईस्ट दशकों से संघर्ष का केंद्र बना हुआ है, जहां अक्सर कोई न कोई विवाद युद्ध का रूप ले लेता है। अब चाहे इजराइल पैलेस्टाइन को लेकर अरब इजराइल वॉर हो, ईरान और इराक के बीच की ईरान इराक वॉर हो, इराक और कुवैत को लेकर गल्फ वॉर हो, या फिर इराकी और सीरियन सिविल वॉर हो, मिडिल ईस्ट में हमेशा तनाव, टकराव और अस्थिरता का माहौल बना रहता है। सालों से ऐसी ही इंस्टेबिलिटी से मिडिल ईस्ट का एक और देश यमन जूझता आ रहा है, जहां पर लोगों के लिए सांस लेना भी एक जंग जीतने के बराबर बना हुआ है। जहां यमन 2 दशकों से हूती और गवर्नमेंट के बीच की अंदरूनी कलह में फंसा है, तो वही यमन की सिचुएशन को बिगाड़ने में सऊदी अरेबिया, ईरान, अमेरिका और यूएई जैसे ताकतवर देशों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस क्राइसिस में 1 दर्जन से भी ज्यादा देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल रहे हैं, जिस वजह से यमन ताकतवर देशों की प्रॉक्सी वॉर्स की भेंट चढ़ा हुआ है। यमन के हालातों को और भी बदतर बनाने का काम अल-कायदा और आईसिस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है। आज भी यमन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉक्सी वॉर और आईसिस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के चलते बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, जिस वजह से वहाँ के लोगों की जिंदगी आज तक पटरी पर नहीं आ सकी। हर रोज के धमाके और गोलीबारी से यमन में अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है। इस युद्ध के कारण यमन की 75% पॉपुलेशन को आज भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है। जहां छोटे छोटे बच्चों के हाथों में खेलने को खिलौने और पढ़ने को किताबें होनी चाहिए थी, वहां आज उनके हाथों में बंदूकें हैं जो मरने और मारने को आतुर बैठे हैं। 10 साल पहले छिड़ी इस जंग पर अभी तक फुल स्टॉप नहीं लग सका, जिस वजह से यमन कई टुकड़ों में बंट चुका है, जिन पर अलग अलग ताकतों का कब्जा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यमन ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे पहुंचा, वहां जंग क्यों छिड़ी, ये हूती कौन है और यमन कैसे पावरफुल देशों के लिए एक जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड बन गया है। Yemen's Houthi group has claimed responsibility for a drone attack near the US embassy in Tel Aviv. But the message is clear: the Houthis will not stop. Yemen, the civil war there has become the world's worst humanitarian crisis. The president's residence came under attack, followed by the nearby presidential palace, which was apparently looted by Houthi rebels. But who are the Houthis, and why are they getting involved in the conflict between Israel and Gaza? यमन अरेबियन पेनिनसुला के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर में लोकेटेड है, जहां की 99% पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है, जिनमें से 65% सुन्नी और करीब 35% शिया मुस्लिम्स है। यमन नॉर्थ में सऊदी अरेबिया से, ईस्ट में ओमान से, वेस्ट में रेड सी से और साउथ में गल्फ ऑफ अदन और अरेबियन सी से घिरा हुआ है। रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के किनारे होने की वजह से यमन की हमेशा से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रही है। सिल्क रोड के इतिहास में यमन एक महत्वपूर्ण देश रहा है। सदियों से समुद्र के इस रास्ते से दुनिया के कई हिस्सों में शिप्स के जरिए जरूरी सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता आया है। यमन की इसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से वहां सैकड़ों सालों तक ओटोमन्स और ब्रिटिशर्स ने राज किया था। दोनों ही पावर्स यमन में अपने कब्जे को जमा कर रखना चाहती थी और एक दूसरे से टकराव ना हो, इसलिए 20th सेंचुरी की शुरुआत में ओटोमन्स और ब्रिटिशर्स ने अपनी कंट्रोल टेरिटरीज के बीच एक बॉर्डर खींच दिया था। इस तरह यमन 2 हिस्सों में बट गया, जिसमें से उसका एक हिस्सा नॉर्थ यमन कहलाया, जिस पर ओटोमन एम्पायर का रूल रहा, तो वही यमन का दूसरा हिस्सा साउथ यमन बन गया, जिस पर ब्रिटिश एम्पायर ने शासन किया। अपनी सत्ता के लिए दोनों ताकतों ने यमन का ये एक ऐसा बंटवारा कर दिया था जो सिर्फ ज्योग्राफिक डिवीजन ही नहीं, बल्कि आगे चलकर ये कल्चरल और आइडियोलॉजिकल डिवीजन भी बन गया, जिन्हें बॉर्डर की लकीरें मिटाने के बाद भी दूर नहीं किया जा सका। नॉर्थ यमन में लगातार लोगों के विद्रोह और वर्ल्ड वॉर 1 में मिली हार के बाद ओटोमन्स कमजोर पड़ गए और उन्हें 1918 में नॉर्थ यमन को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें वहां से खदेड़ने में जैदी इमाम याह्या मुहम्मद की मुख्य भूमिका थी। जैदी शिया इस्लाम का ही एक संप्रदाय है। यमन में 1000 से भी ज्यादा समय तक जैदी राजाओं का राज रहा है। ओटोमन्स और ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी जनता में उनका काफी प्रभाव रहा। नॉर्थ यमन से ओटोमन्स को खदेड़कर याह्या मुहम्मद ने सत्ता अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन 30 साल बाद 1948 में विद्रोहियों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद उनके बेटे अहमद विद्रोहियों से लड़ते हुए करीब 14 सालों तक शासन करते हैं। पर 1962 में उनकी मृत्यु के बाद ज़ैदीस की पावर कम होती चली गई और यहाँ मोनार्की के खिलाफ आंदोलन होने लगे। इस रेवोल्यूशन में इजिप्ट ने खासी दिलचस्पी दिखाई और रेवोल्यूशनरीज को पैसे, हथियार और यहाँ तक कि सैन्य बल का सहयोग भी दिया। इसके बाद इजिप्ट के सपोर्ट से अब्दुल्ला अल सलाल की कमांड में मिलिट्री ने ज़ैदी इमामों के हाथों से सत्ता छीनकर अपने हाथों में ले ली और नॉर्थ यमन को यमन अरब रिपब्लिक डिक्लेयर कर अब्दुल्ला सलाल इसके पहले प्रेसिडेंट बन गए।
इस दौरान कई झड़पें हुई जो आगे चलकर सिविल वॉर में बदल गई, जिसमें नई सरकार को इजिप्ट का समर्थन था तो इमाम और उनकी ट्राइबल फोर्सेस को सऊदी अरेबिया का सपोर्ट था। जहां नॉर्थ यमन आपसी संघर्षों में उलझा हुआ था तो वही साउथ यमन को ब्रिटिशर्स की गिरफ्त से निकलने में 1967 तक का वक्त लग गया। 1963 से ही ब्रिटिशर के खिलाफ हो रहे अपराइजिंग के कारण अंग्रेजों को वहां से निकलने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ सोवियत यूनियन अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है। 1969 में जब मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट गुट ने तख्ता पलटकर साउथ यमन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को फॉर्म किया तो सोवियत के साथ इनके रिश्ते अरब देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर हो गए, जिसके चलते सोवियत यूनियन ने साउथ यमन को मिलिट्री एंड एजुकेशन असिस्टेंस प्रोवाइड कर अपना इन्फ्लुएंस और मजबूत कर लिया। एक तरफ साउथ यमन में सोवियत का प्रभाव था तो दूसरी ओर नॉर्थ यमन में सऊदी अरेबिया और इजिप्ट का हस्तक्षेप बना हुआ था। इस तरह ऑटोमन्स और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी यमन अभी भी विदेशी ताकतों के प्रभाव में ही था। साल दर साल गुजरते गए लेकिन यमन में सिविल वॉर, राजनीतिक उथल पुथल और अस्थिरता पर विराम नहीं लग सका। कुछ मौकों पर साउथ यमन और नॉर्थ यमन के बीच बॉर्डर्स को लेकर भी टकराव हुआ और इस तरह 1970 का दशक खत्म हो गया। इसी बीच 1978 में नॉर्थ यमन में मिलिट्री ऑफिसर अली अब्दुल्ला साले प्रेसिडेंट बन चुका था। इसके बाद 1980 का दशक दोनों देशों के बीच एक जरूरी मोड़ लाता है। एक और जहां मिड 1980s में यमन में ऑयल की खोज होती है तो वही इस दौरान सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के कगार पर आ जाता है, जिसके चलते वो यमन समेत अपने प्रभाव वाले कई देशों से किनारा करने लगता है। 1986 आते आते साउथ यमन में राजनीतिक अस्थिरता फैल जाती है, जिसके बाद हैदर अबू बकर अल अट्टास तख्ता पलट करके पावर में आ जाते हैं। सत्ता में आते ही वो साउथ यमन और नॉर्थ यमन के बीच के रिश्तों को सुधारने का काम करने लगते हैं। दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन बढ़ने लगता है और 22 मई 1990 को नॉर्थ यमन और साउथ यमन एक दूसरे की बेहतरी के लिए फिर से एक हो जाते हैं। दोनों के रीयूनिफिकेशन के बाद उन्हें रिपब्लिक ऑफ यमन का नाम दिया गया। इस रीयूनिफाइड यमन के पहले प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह बने, जो इससे पहले नॉर्थ यमन के प्रेसिडेंट रह चुके थे। नॉर्थ यमन में सिचुएटेड सना को रीयूनिफाइड यमन की पॉलिटिकल कैपिटल बना दिया गया और साउथ यमन वाले हिस्से में मौजूद अदन को यमन की इकोनॉमिकल कैपिटल माना गया। यमन के रीयूनिफिकेशन ने नॉर्थ और साउथ के बीच के बॉर्डर को जरूर मिटा दिया था, लेकिन सालों के बंटवारे से जो लोगों के बीच मनमुटाव और आपसी रंजिश थी वो खत्म नहीं हो पाई। इसके अलावा लगभग 99% पॉपुलेशन इस्लामिक होने के बावजूद नॉर्थ और साउथ के बीच कल्चरल डिफरेंसेस साफ तौर पर दिखाई देते थे। साउथ यमन की पब्लिक इस रीयूनिफिकेशन से खुश नहीं थी। उनको लगता था कि साले यमन की सारी कमाई सिर्फ नॉर्थ यमन के डेवलपमेंट में लगाकर साउथ यमन को आर्थिक रूप से हाशिए पर धकेल रहा है। इस तरह साउथ यमन के लोगों के अंदर सालेह को लेकर कड़वाहट पैदा होने लगी। लेकिन अली अब्दुल्ला सालेह एक बहुत ही डिप्लोमेटिक लीडर था जिसे सत्ता में बने रहना आता था। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सभी विरोधी आवाजों को शांत कर दिया और लोगों के बीच इस कदर अपना इम्पैक्ट छोड़ा कि 1993 के इलेक्शन में भी उसी की जीत हुई। इस इलेक्शन के बाद साउथ और नॉर्थ के रिश्ते बिगड़ते चले गए। एक और जहां साउथ यमन की पब्लिक और वहां के लीडर्स सालेह की पॉलिसीज को लेकर पहले से ही उसके खिलाफ थे, तो वही उसके फिर से प्रेसिडेंट बनते ही वहां की पॉलिसीज को लेकर पब्लिक पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गई और उसका विरोध करने लगी। 1994 में इस विरोध ने धीरे धीरे नॉर्थ और साउथ के बीच सिविल वॉर का रूप ले लिया, जिसके चलते साउथ यमन और नॉर्थ यमन की फोर्सेस एक दूसरे को निशाना बनाने लगी। इस सिविल वॉर के चलते साउथ यमन ने नॉर्थ यमन से अलग होकर अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया, लेकिन ये सेपरेशन 3 महीने भी नहीं चला और सालेह की सेना ने साउथ यमन को पछाड़कर साउथ और नॉर्थ को फिर से एक कर दिया। इस दौरान नॉर्थ यमन के नदर्न पार्ट में सिचुएटेड सादा में बिलीविंग यूथ फोरम नाम का एक रिलीजियस ग्रुप अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा था। बिलीविंग यूथ शिया मुस्लिम के जैदीस का ग्रुप था, जिसके फाउंडर हुसैन अल हूती और उसके पिता बद्र अल दिन अल हूती थे। जिस यमन में जैदीस के पूर्वजों ने 1000 साल तक राज किया था, वही वो अब हाशिए पर चले गए थे। उनके हाथ से सत्ता पहले ही जा चुकी थी और अब सऊदी अरेबिया, जो कि एक सुन्नी इस्लामिक देश है, उसके द्वारा यमन में सलाफी मूवमेंट चलाकर सुन्नी इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा था।
ऐसे में जैदीस को अपने अस्तित्व की फिक्र सताने लगी थी। इसलिए बिलीविंग यूथ के जरिए उनके लीडर हुसैन अल हूती का मोटिव यमन में रिलीजियस एजुकेशन के थ्रू यूथ में जैदिज्म को विकसित करना था। यमन में सुन्नी मेजॉरिटी और बढ़ते सऊदी इन्फ्लुएंस के चलते उन्हें जैदी शियास के अधिकारों की चिंता थी। इसलिए जैदी कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अल हक पार्टी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी को भी बनाया गया, जिसके फॉर्मेशन में भी हुसैन अल हूती का मेन रोल था। अली अब्दुल्ला साले अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए हर जरूरी समूह और सभी ताकतवर लोगों से तालमेल बिठाकर रखता था। यही वजह थी कि उसने न केवल जैदी लोगों के रिलीजियस ग्रुप बिलीविंग यूथ को साइलेंट सपोर्ट और फंडिंग दी, बल्कि उसने जैदी कम्युनिटी की अल हक पार्टी को पार्लियामेंट में मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी मुहैया करवाई। इस तरह साले ने सब कुछ कंट्रोल कर ये इंश्योर कर लिया था कि उसके खिलाफ विरोध की आवाज न उठे और उसकी सत्ता बरकरार रहे। लेकिन 1997 में इस कहानी में एक नया मोड़ आया, जिसने यमन की तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 1997 में बिलीविंग यूथ के फाउंडर और अल हक पार्टी के लीडर हुसैन अल हूती पार्लियामेंट से रिजाइन कर देते हैं। उनका इल्जाम था कि प्रेसिडेंट साले और उसकी सरकार भ्रष्टाचारी है और यमन के पड़ोसी देश सऊदी अरेबिया की पपेट बनी हुई है। हुसैन अल हूती यमन में विदेशी ताकतों के प्रभाव के सख्त खिलाफ थे और वो इस मामले में ईरान के पॉलिटिकल विजन को सही समझते थे। 1979 में ईरान में हुए इस्लामिक रेवोल्यूशन में अहम भूमिका निभाने वाले अयतोल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को वो अपना रोल मॉडल मानते थे। अब क्योंकि ईरान में 90% से ज्यादा पॉपुलेशन शिया मुस्लिम्स की है और ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद फॉरेन इन्फ्लुएंस ईरान में बिल्कुल खत्म हो गया था, इसलिए हुसैन अल हूती का झुकाव ईरान और वहां की राजनीति की तरफ खुले तौर पर जाहिर था। इसी विचारधारा के साथ हुसैन अल हूती प्रेसिडेंट साले द्वारा दी गई पार्लियामेंट सीट को छोड़कर उसके घोर विरोधी बन गए और उसके खिलाफ खुलकर बोलने लगे। इसके बाद उन्होंने बिलीविंग यूथ के लोगों को भी सरकार के अगेंस्ट कर दिया और अपने पिता, जो कि वहां एक बड़े स्पिरिचुअल लीडर भी थे, उनके इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर बिलीविंग यूथ को रिलीजियस ग्रुप के साथ साथ एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी बना दिया और सरकार का खुलेआम विरोध करने लगी। बिलीविंग यूथ की एंटी गवर्नमेंट अप्रोच को देखते हुए प्रेसिडेंट साले साल 2000 में उनकी फंडिंग को रोक देते हैं। इसी साल यमन की गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया से अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर सुलह करती है, जिसका हुसैन अल हूती और बिलीविंग यूथ जमकर विरोध करते हैं, जिस कारण उनके और सरकार के बीच तनाव बेहद बढ़ जाता है। इसके बाद के सालों में ऐसा बहुत कुछ होता है जो दोनों के बीच के टकराव को चरम पर ले जाता है। 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका में अल-कायदा की ओर से टेररिस्ट अटैक हुआ, तो उस हमले के बदले में अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अल-कायदा के ठिकानों को तबाह करने लगा। अल-कायदा ने यमन में भी कई सालों से अपने ठिकाने बनाए हुए थे, इसलिए अमेरिका वहां भी हमला करके उन्हें तबाह करना चाहता था। अमेरिका ने जब इसके लिए प्रेसिडेंट साले से इजाजत मांगी तो वो अमेरिकी एक्शन को सपोर्ट करते हुए अमेरिकन फोर्सेस को यमन में ऑपरेट करने की परमिशन दे देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 2003 में जब अमेरिका इराक में इन्वेजन करता है तो प्रेसिडेंट साले फिर से अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। साले का इस तरह अमेरिका के फेवर में होना हुसैन अल हूती और बिलीविंग यूथ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो इस तरह मुस्लिम कंट्रीज में अमेरिका के इंटरफेरेंस के सख्त विरोधी थे और उनके प्रेसिडेंट का बार बार अमेरिका के पक्ष में होना उन्हें एक आंख नहीं सुहाता। इस बार उनके इस विरोध का समर्थन यमन के आम लोग भी करते हैं, जिसके बाद उनसे बड़ी तादाद में लोग जुड़ने लगे और बिलीविंग यूथ और भी बड़ा ग्रुप बनने लगा। बढ़ते जन समर्थन से हुसैन अल हूती का हौसला बढ़ जाता है, जिसके बाद उन्होंने अपने ग्रुप बिलीविंग यूथ की आइडियोलॉजी को अंडरलाइन करते हुए एक स्लोगन दिया, गॉड इज द ग्रेटेस्ट, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, कर्स द जूज, विक्ट्री टू इस्लाम। इस स्लोगन से सरकार और बाहरी ताकतों के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हो गया, जिसमें नॉर्थ यमन के हजारों लोग शामिल होने लगे। ये मूवमेंट जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो प्रेसिडेंट साले को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा, इसलिए उन्होंने इस विद्रोह को रोकने के लिए जून 2004 में हुसैन अल हूती के नाम का अरेस्ट वारंट जारी कर उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया। इस दौरान गवर्नमेंट फोर्सेस और बिलीविंग यूथ के मेंबर्स के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी। इस वक्त सरकार का पलड़ा भारी था, जिस वजह से बिलीविंग यूथ के सैकड़ों मेंबर्स मारे गए और सैकड़ों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। प्रेसिडेंट साले के इस स्ट्रॉन्ग एक्शन से हुसैन अल हूती भी ज्यादा दिन नहीं बच सके और 2 महीने बाद ही सितंबर 2004 में उन्हें मिलिट्री द्वारा मार डाला गया। प्रेसिडेंट साले को उम्मीद थी कि हुसैन अल हूती की मौत के बाद उनके सपोर्टर्स शांत हो जाएंगे और सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन उसका ये सोचना बिल्कुल गलत था।
हुसैन अल हूती की मौत के बाद बिलीविंग यूथ के लोग शांत नहीं बैठे, बल्कि अपने नेता के उद्देश्य को पूरा करने और उनकी मौत का बदला लेने के लिए वो अपने ग्रुप को और भी मजबूत करने लगे। इसी ग्रुप को आज दुनिया उनके शहीद नेता हूथीज के नाम से जानती है। हुसैन अल हूती के मरने के बाद उसके भाई अब्दुल मलिक ने हूतीज मूवमेंट की कमान संभालकर ग्रुप में बड़ी तादाद में युवाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। ज़ैदी लोग भी मुखर होकर हूतीज मूवमेंट में शामिल होने लगे। एक और जहां उन्हें उनके नेता हुसैन अल हूती की मौत का दुख था, तो वहीं दूसरी ओर मिलिट्री की ज्यादती ने उनके अंदर गुस्सा भर दिया था। यही कारण था कि 2004 के बाद हूतीज और यमन की मिलिट्री का करीब 5 सालों में 6 बार आमना सामना हुआ, जिनमें दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई। 2004 से 2009 के बीच हुई इन टकरारों के चलते हूतीज ने सादा के क्षेत्रों में फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। लेकिन वो यहीं पर रुकने वाले नहीं थे, बल्कि उनका टारगेट पूरे यमन पर अपना कंट्रोल जमाने का था। हूतीज का टकराव अब केवल यमन की सरकार से ही नहीं था, बल्कि उस सरकार को सपोर्ट करने वाले पड़ोसी देश सऊदी अरेबिया से भी होने लगा। उन्होंने अपने विरोध के चलते नवंबर 2009 में सऊदी अरेबिया के बॉर्डर को क्रॉस कर वहां के सैनिकों को मारना और बंदी बनाना शुरू कर दिया, जिसके काउंटर में सऊदी अरेबिया को पहली बार हूतीज के खिलाफ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होना पड़ा। यहां से यमन का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। सऊदी अरेबिया की मिलिट्री ने रिटेलिएट करते हुए हूतीज को अपनी सीमा से धकेलना शुरू कर दिया। इस जमीनी झड़प में सैकड़ों हूतीज और सैकड़ों सऊदी सोल्जर्स मारे गए। सऊदी अरेबिया ने अपने काउंटर अटैक को और तेज करते हुए हूतीज के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया, जिससे हूतीज को काफी नुकसान पहुंचा और उनके कई ठिकाने ढेर हो गए। इस पूरे इंसिडेंट पर ईरान अपनी नजरें बनाए हुए था। ईरान, जो खुद एक शिया इस्लाम मेजॉरिटी देश है, वो यमन में ज़ैदी शियास को हारते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए ईरान ने सीक्रेटली हूतीज को वेपन सप्लाई करना शुरू कर दिए, ताकि हूतीज भी डटकर सऊदी अरेबिया का सामना कर सके। इस दौरान यमन में और भी बहुत कुछ हो रहा था, जो एक बहुत बड़े युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार कर रहा था। दरअसल हूतीज के उलझने से पहले सऊदी अरेबिया अपने देश से अल-कायदा को उखाड़ फेंकने में लगा हुआ था। सऊदी के लगातार एक्शन की वजह से अल-कायदा को वहां से भागकर यमन आना पड़ा, जहां उसकी एक ब्रांच पहले से ही सक्रिय थी। इसके बाद साल 2009 में अल-कायदा की सऊदी अरेबिया वाली ब्रांच ने यमन की अल-कायदा ब्रांच के साथ मिलकर एक नया फॉर्मेशन कर लिया, जिसे अल-कायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला AQAP का नाम दिया। यमन में अब अल-कायदा और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और ये आतंकी संगठन वहां और भी बढ़ चढ़कर आतंक फैलाने लगा। यमन की अंदरूनी कलह तब और तेज हो गई जब अगले साल 2010 में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के देशों में अरब स्प्रिंग की लहर चलने लगी, जिसके चलते प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होने लगे और तानाशाहों के हाथों से सत्ता जाने लगी। इस क्रांति की शुरुआत तब हुई जब ट्यूनीशिया और इजिप्ट में हो रहे प्रोटेस्ट के कारण वहां के तानाशाहों को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इस घटना से इन्फ्लुएंस होकर और भी कई अरब देशों में ऐसे आंदोलन होने लगे। इस क्रांति की आग से यमन भी अछूता नहीं रह सका। एक तरफ हूतीज और साउथ यमन के विद्रोही नेताओं ने सरकार की नाक में दम कर रखा था, तो वहीं दूसरी ओर अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट के चलते जनता भी पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गई। जनवरी 2011 से पूरे यमन में प्रेसिडेंट सालेह के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट होने लगे और लोग सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए। यमन के लोग अब सालेह की तानाशाही, उसके भ्रष्टाचारों और उसकी खराब नीतियों से परेशान होकर उसके शासन को हर हाल में खत्म करना चाहते थे। इस तरह बढ़ते एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के चलते हूतीज को एक बहुत अच्छा मौका हाथ लगा। इस एंटी गवर्नमेंट वेव के जरिए वो पब्लिक का सपोर्ट हासिल कर न केवल सालेह को कुर्सी से हटाना चाहते थे, बल्कि उनका मकसद यमन में अपने कंट्रोल को बढ़ाने का भी था। इसी मोटिव के साथ उन्होंने 2011 में अपने ग्रुप का ऑफिशियल नाम अंसर अल्लाह कर दिया, जो कि कुरान से लिया गया नाम है, जिसका मतलब सपोर्टर्स ऑफ गॉड होता है। इस नाम के बदलने से हूतीज को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और उन्हें रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेस पर पब्लिक का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। इस तरह हूतीज एक बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच गए, जो पब्लिक के सपोर्ट से गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरे जोर से प्रोटेस्ट करने लगे। इस दौरान न केवल यमन के लोग, बल्कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका जैसे देश, जो यमन में अली अब्दुल्ला सालेह और उसकी सरकार के समर्थक थे, उन्होंने भी सालेह को राष्ट्रपति पद छोड़ने को कहा। लेकिन सालेह को सत्ता की इस कदर भूख थी कि वो किसी भी हाल में ऐसा नहीं करना चाहता था। वो सत्ता में बने रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने से लेकर ऑपोजिशन पार्टी के साथ मिलने
तक सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन उनकी कोई चाल काम ना आ सकी। उसकी तानाशाही के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया था कि लोगों ने उसे मारने के लिए सना के प्रेसिडेंट पैलेस पर कई बॉम्ब अटैक्स किए, जिसमें उसके 7 गार्ड्स की मौके पर ही मौत हो गई, तो वही खुद सालेह बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज कराने के लिए सऊदी अरेबिया भागना पड़ा। यमन में पब्लिक ऑपोजिशन और हुतीज के लगातार विरोध हो और फॉरेन पावर्स के घटते समर्थन ने सालेह को भारी मुश्किल में डाल दिया था, जिस कारण प्रेशर में आकर सालेह को राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए नवंबर 2011 में एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। इस एग्रीमेंट के तहत फरवरी 2012 में उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी को प्रेसिडेंट बना दिया गया। इस तरह यमन पर 30 से ज्यादा साल राज करने वाले अली सालेह का शासन खत्म हो गया, लेकिन सत्ता से उतरने से बहुत पहले ही उसने करप्शन के जरिए बहुत सारी दौलत की हेराफेरी कर अपनी तिजोरी भर ली थी। साथ ही अपने बेटे और अपने रिलेटिव्स को गवर्नमेंट और मिलिट्री में अच्छी पोजीशंस पर तैनात कर दिया था। यमन में राष्ट्रपति के बदलने के बाद भी हालात नहीं बदले, ना तो लोगों का आक्रोश कम हुआ और ना ही हुतीज की बढ़ती ताकत को रोका जा सका। जहां पब्लिक सऊदी अरेबिया द्वारा सपोर्टेड गवर्नमेंट से खुश नहीं थी, तो वही इस कमजोर सरकार और नाजुक हालातों का फायदा उठाते हुए हुतीज ने यमन के कई हिस्सों पर अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे ये विरोध तब और बढ़ गए जब जुलाई 2014 में लोगों को मिलने वाली फ्यूल सब्सिडीज को कट कर दिया गया। हुतीज ने इस मौके का फायदा उठाते हुए इस विरोध को बहुत विकराल रूप दे दिया, जिसके बाद यमन में एक ऐसी जंग का आगाज हुआ जिसके खत्म होने की अभी तक कोई डेट निश्चित नहीं हो सकी। हुतीज गवर्नमेंट फोर्सेस को पीछे धकेलते हुए अपने कब्जे को तेजी से बढ़ाते गए। जहां सऊदी अरेबिया यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, तो वही ईरान भी खुद को यमन की राजनीति से दूर नहीं रख पाया। ईरान से वेपन्स और पॉलिटिकल सपोर्ट मिलते ही हुतीज कैपिटल सिटी सना को अपने अंडर लेने के लिए येमेनी आर्म्ड फोर्सेस से भिड़ने लगे। इस दौरान येमेनी फोर्सेस ने हुतीज के साथ साथ सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे आम लोगों को भी ओपन फायरिंग कर अपना निशाना बनाया, जिसके चलते बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। इसके बाद सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध ने सिविल वॉर का रूप ले लिया। गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट और भी बढ़ने लगे। इस दौरान हुतीज ने यमन के कैपिटल सिटी सना का काफी हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया। हुतीज की बढ़ती ताकत को देखते हुए एक्स प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह हुतीज के साथ मिल गया और सरकार को सना से बाहर करने के लिए हुतीज की मदद करने लगा। यमन की राजनीति अब ऐसे मोड़ पर आ गई थी कि जिस तानाशाह के खिलाफ जो संगठन खड़ा हुआ था, वही तानाशाह अब उनके साथ मिलकर काम कर रहा था। सालेह ने अपने मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर हुतीज का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करवा दिया, जिसके बाद यमन की गवर्नमेंट बैकफुट पर आ गई। बिगड़ते हालातों को देखते हुए जनवरी 2015 में प्रेसिडेंट हादी को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सना छोड़कर अदन भागना पड़ा, लेकिन अदन आकर हादी ने अपने रेजिग्नेशन को वापस ले लिया। इस दौरान सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा परेशान था। उसका पड़ोसी देश यमन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की आग में जल रहा था, जहां हुतीज की ताकत बढ़ती जा रही थी, जिन्हें उसका दुश्मन देश ईरान का भरपूर समर्थन मिल रहा था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरेबिया को एक बार फिर डायरेक्टली हुतीज के खिलाफ आना पड़ा। लेकिन इस बार सऊदी अरेबिया अकेला नहीं था, बल्कि उसने अपने साथ इजिप्ट, सूडान और यूएई समेत 9 देशों को जोड़कर एक गठबंधन बनाया, जिनका मकसद यमन में हुतीज के बढ़ते कंट्रोल को रोकना था। मोहम्मद बिन सलमान, जो उस वक्त सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्हें लगा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट बस कुछ महीने ही चलेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, पर उनका अनुमान बिल्कुल गलत था। ये कॉन्फ्लिक्ट तो बस शुरू हुआ था, जिसके शुरू होने की तारीख तो पता थी, लेकिन ये खत्म कब होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक तरफ जहां मार्च 2015 में प्रेसिडेंट हादी यमन को छोड़कर सऊदी अरेबिया चले गए और वहीं से सरकार चलाने लगे, तो वहीं दूसरी ओर सऊदी अरेबिया लेड कोalition फोर्स ने यमन के सदर्न पार्ट से हुतीज को पीछे करना शुरू कर दिया, जिसने अपनी पकड़ को ताइस सिटी तक मजबूत कर लिया था। सऊदी लेड कोalition ने हुतीज के ठिकानों पर न केवल एयर स्ट्राइक किया, बल्कि समुद्र के इस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया जहां से ईरान द्वारा हुतीज को वेपन्स इंपोर्ट किए जा रहे थे। लेकिन हुतीज अब तक यमन के काफी हिस्से को अपने कंट्रोल में कर चुके थे, जिस वजह से उन्होंने गवर्नमेंट के वेपन्स को भी अपने कब्जे में कर लिया था। इसके अलावा हुतीज के अंडर जितने भी शहर थे, वहां उनके खिलाफ उठ रही आवाजों को दबा दिया गया। स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉज को लागू कर महिलाओं के अधिकारों को कम कर दिया गया।
हूतीज ने अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए हजारों बच्चों को बंदूक पकड़ाकर अपने साथ शामिल कर लिया, जिनमें से बहुत से बच्चों की उम्र केवल 10 साल थी। इस तरह 2015 में यमन के अंदर युद्ध की आग और भी प्रचंड हो गई, जिसमें विदेशी ताकतों ने आग में घी डालने का काम किया। हूतीज के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को वेपन्स की सप्लाई बढ़ा दी, जिसके चलते दोनों देशों के बीच बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन इन सबसे बेपरवाह हूतीज ने यमन में अपना कंट्रोल बढ़ाना जारी रखा, जिसके चलते उन्होंने न केवल अताक सिटी को कैप्चर कर लिया, बल्कि सुन्नी ट्राइब्समैन और अलकायदा के मिलिटेंट से लड़कर शाबवा गवर्नरेट को भी अपने कब्जे में कर लिया। जुलाई 2016 में हूतीज ने अपने पुराने दुश्मन और नए साथी एक्स प्रेसिडेंट सालेह के साथ मिलकर सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल का गठन किया, जिसके जरिए उनके द्वारा कंट्रोल की जा रही टेरिटरीज में रूल किया जाने लगा। लेकिन हूतीज और सालेह के बीच के संबंध कुछ ही वक्त में बिगड़ने लगे, और जैसा कि हूतीज को डर था, सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस में आकर सालेह ने दिसंबर 2017 में हूतीज का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसके इस ऐलान के केवल 2 दिन बाद ही उसे हूतीज ने मार डाला और वो अकेले ही सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल को चलाने लगे। जहां सऊदी लेड कोalition कुछ एरियाज में हूतीज को पीछे धकेलने में कामयाब हो रहा था, तो वही हूतीज ने कई मिसाइल्स सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी रियाद और उसके कई शहरों में दाग दी, जिसके बाद सऊदी अरेबिया और भी एग्रेसिवली हूतीज को खत्म करने के लिए यमन में एयर स्ट्राइक करने लगा। ये युद्ध अब उस दिशा में जाने लगा जहां सिविलियंस की जान की भी परवाह नहीं की जा रही थी। हॉस्पिटल्स, स्कूल बस, पब्लिक प्लेसेस और आम नागरिकों के मकान सबको निशाना बनाया गया। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई मौत के निशाने पर होता है। यमन में बस तबाह होती बिल्डिंग्स, मारे जा रहे हजारों लोग और बेघर होते लाखों यमनी सिटीजन्स। चारों तरफ केवल यही खौफनाक मंजर पसर चुका था। मौत का तांडव मचा हुआ था और जिंदगी सड़कों पर दम तोड़ रही थी। लेकिन लड़ने वाले ये सब देखने के बाद भी बेफिक्र होकर अपनी ताकत के लिए जंग में उतरे हुए थे। साल दर साल बदलते गए, लेकिन 2014 में शुरू हुई यमन की ये सिविल वॉर खत्म होने का नाम नहीं लेती। यमन एक जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड बन गया था, जहां यमन की गवर्नमेंट और हूतीज के बीच की जंग के साथ साथ सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई और अमेरिका जैसे 10 से भी ज्यादा देश शामिल हो गए थे। जहां हूतीज और सऊदी अरेबिया के गठबंधन के बीच घमासान मचा हुआ था, तो वही AQAP और आइसिस जैसे आतंकी संगठन इसका फायदा उठाते हुए यमन के कई हिस्सों में अपने कब्जे को बढ़ाने में लगे हुए थे। वही 2017 के दौरान यमन के सदर्न हिस्से में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल STC का एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलने लगा, जिनका मकसद साउथ में अपना कंट्रोल जमाकर उसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना था। इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को UAE द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था, जिसके चलते साउथ का अदन पूरी तरह से सेपरेटिस्ट के कब्जे में आ गया। इस बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए दिसंबर 2018 में UN द्वारा हूतीज और यमन की गवर्नमेंट के बीच स्टॉकहोम एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, जिसके चलते उन्हें लड़ाई रोककर एक दूसरे के प्रिजनर्स को एक्सचेंज करना था और होदीदा पोर्ट से अपनी अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना था। लेकिन यह एग्रीमेंट कुछ दिन भी नहीं चला और एक बार फिर लड़ाई ने जोर पकड़ लिया। 2019 में हूतीज ने फिर से सऊदी अरेबिया पर मिसाइल अटैक करते हुए उसके एयरपोर्ट्स और ऑयल इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया। इस दौरान वॉर का कोई आउटपुट ना निकलता देख UAE ने सऊदी लेड कोalition से खुद को अलग कर लिया। लेकिन इसके बावजूद UAE ने साउथ यमन में अपनी पकड़ को मजबूत करने वाले STC सेपरेटिस्ट को अपना सपोर्ट जारी रखा। जब यमन जंग का मैदान बना हुआ था, तभी साल 2020 अपने साथ कोरोना महामारी ले आता है, जिसने दुनिया को थाम कर रख दिया था। कोरोना के चलते UN ने यमन में सीज फायर करवा दिया, जिससे कुछ वक्त के लिए वहां युद्ध की आग कुछ कम हो गई। इसी दौरान सऊदी अरेबिया और UAE के प्रयास पर STC सेपरेटिस्ट और यमनी गवर्नमेंट ने अदन में एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट किया, जिसके बाद दोनों को मिलकर शासन करना था। लेकिन इस एग्रीमेंट के कुछ दिन बाद ही नई कैबिनेट मिनिस्टर्स को टारगेट करते हुए एक अटैक हुआ, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। इस अटैक के लिए हूतीज को जिम्मेदार माना गया, जो इस गठबंधन की सरकार को बनने नहीं देना चाहते थे। हूतीज के इन हमलों और उनके द्वारा फैलाई जा रही अशांति का हवाला देते हुए अमेरिका ने हूतीज को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा देकर उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। लेकिन ये कहानी एक और मोड़ तब लेती है जब 2021 में अमेरिका में सरकार बदलती है और जो बाइडेन नए प्रेसिडेंट बनते हैं। उनके राष्ट्रपति बनते ही यमन को लेकर अमेरिकन पॉलिसी बदल जाती है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यमन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बढ़ने का हवाला देते हुए सऊदी अरेबिया को हूती से लड़ने के लिए आर्म सपोर्ट देना बंद कर दिया।
साथ ही हुतीज को आतंकवादी संगठन की श्रेणी से हटा दिया। इस हलचल के बीच भी हुतीज अपने कब्जे को बढ़ाने में लगे रहे। उन्होंने मारिब सिटी को भी गवर्नमेंट फोर्सेस से छीनकर अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह देश का 1/3 हिस्सा और उसमें रहने वाली 70 से 80% आबादी पर हुतीज का कंट्रोल हो गया। अपनी धाक जमाते हुए हुतीज ने 2022 में सऊदी अरेबिया और यूएई के खिलाफ कई अटैक्स किए। पहले अटैक्स कर जमीनी स्तर पर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया और फिर हुतीज ने रेड सी से गुजरते यूएई के शिप्स को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके काउंटर में सऊदी और उसके गठबंधन देशों ने सना और होदीदा में हुतीज के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया और यूएई ने उसके द्वारा बैक किए जा रहे सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर मारिब से हुतीज के कंट्रोल को छीनना शुरू कर दिया। यह युद्ध एक ऐसा घमासान रूप ले चुका था जिसके खत्म होने का कोई भी सिरा किसी के हाथ नहीं आ रहा था। यूएन द्वारा बार बार इंटरवीन कर सीज फायर किया जाता, लेकिन कभी कुछ हफ्तों तो कभी कुछ महीनों में जंग फिर से शुरू हो जाती। लेकिन 2023 में चीन के प्रयास से सऊदी अरेबिया और ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशन कुछ हद तक ठीक होने लगते हैं। इसका कुछ असर सऊदी अरेबिया और हुतीज के रिश्तों पर भी पड़ता है। कई दौर की बातचीत के बाद दोनों के बीच शांति समझौता भी होता है। इस तरह यमन में संघर्ष की हलचल कुछ कम हुई ही थी कि अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो हुतीज फिर से खबरों में आने लगे। हुतीज ने हमास के समर्थन में आकर रेड सी से गुजरते इजरायली और अमेरिकी कार्गो शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। अमेरिका के कहने पर भी जब हुतीज ने ये अटैक्स नहीं रोके तो अमेरिका ने उन्हें फिर से ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर के तहत हुतीज कंट्रोल्ड एरिया पर अटैक्स करना शुरू कर दिया। इस तरह एक बार फिर यमन में संघर्ष तेज हो गया। ईरान और सऊदी अरेबिया ने तो इस जंग से किनारा कर लिया था, लेकिन उनकी प्रॉक्सी वॉर बना यमन आज भी जंग के मुंह से नहीं निकल पाया है। यमन एक देश के रूप में टूट चुका है और उसका भविष्य अंधकार की खाई में है। यमन में आज भी अस्थिरता कायम है और वहां अभी भी सब कुछ तहस नहस पड़ा हुआ है। जहां इस पूरी जंग में अभी तक लाखों सिविलियंस मारे जा चुके हैं, तो वही 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेसिक नीड्स के लिए भी बाहरी मदद पर निर्भर रहना पड़ रहा है। 45 लाख लोग युद्ध के चलते अपनी अपनी जगहों से डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। यमन के अलग अलग टुकड़ों पर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के अलावा हुतीज, AQAP और STC समेत कई ताकतों का कब्जा है। आज भी यमन की तस्वीर टूटी हुई इमारतें, बेघर होते हुए लाखों लोग, किताबों और खिलौनों के बजाय बंदूक लिए छोटे मासूम बच्चे और तबाह होती जिंदगी को दर्शाती है। 2014 में छिड़े इस युद्ध पर आज तक पूर्ण विराम नहीं लग सका और वहां के लोग आज भी मौत के साए में जिंदगी जीने के लिए मजबूर है।